Am I the only one that didn't know Socrates, the ancient philosopher, shook the world with his questions? एथेंस, एक शहर जो नए आइडियाज से गुलजार था। डेमोक्रेसी अपने पहले बोल्ड कदम उठा रही थी। आर्ट, पोएट्री और थिएटर खूब फल फूल रहे थे। थिंकर्स इकट्ठा होते थे। वो रियलिटी की नेचर, ब्रह्मांड और ह्यूमन कंडीशन पर बहस करते थे। लेकिन इस सारी ब्रिलियंस के बीच एक आदमी सबसे अलग था। उसका नाम था सॉक्रेटिस। वो एक इनिग्मा था और वो हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। इमेजिन करो इस वाइब्रेंट शहर को। पार्थेनन के मार्बल पर सूरज चमक रहा था। अगोरा में जो मार्केट प्लेस था, आवाजें उठती और गिरती थीं। मर्चेंट्स अपना सामान बेचते थे, पॉलिटिशियंस भाषण देते थे, फिलोसोफर्स अपनी बड़ी बड़ी थ्योरीज शेयर करते थे। सॉक्रेटिस मगर कुछ और ही ऑफर करते थे। वो ऑफर करते थे सवाल, सिंपल सवाल, डीप सवाल, ऐसे सवाल जो सब कुछ उधेड़ सकते थे। वो वैसे टीचर नहीं थे जैसा हम इमेजिन करते हैं। उनका क्लासरूम तो खुद शहर ही था। सड़कें, पब्लिक चौराहे। वो बस चलते थे, बात करते थे, सुनते थे और फिर वो सवाल करते थे। क्या एथेंस सॉक्रेटिस के लिए तैयार था? क्या दुनिया तैयार थी? तो कौन थे ये सॉक्रेटिस? वो एक माने हुए फिलोसोफर के सांचे में फिट नहीं बैठते थे। उनके बारे में जो बताया जाता है उससे एक अजीब सी पिक्चर बनती है। बाहर निकली हुई आंखें, छपट्टी, छोटी नाक और एक तोंद जो नजर आती थी। वो अक्सर शहर में नंगे पैर घूमते थे, वही एक सादा घिसा हुआ क्लोक पहने हुए। विंटर में भी और समर में भी वो ऐसे इंसान नहीं लगते थे जो पूरे सोसाइटी को चैलेंज कर सकें। लेकिन उनका माइंड तो उस तरह की तरह तेज था। वो कभी कभी खुद को एक डांस कहते थे, एक डंक मारने वाला कीड़ा जिसे गॉड्स ने भेजा हो, ऐसा वो कहते थे। उनका पर्पस एथेंस जो एक लेजी नोबल घोड़ा बन गया था, उसे जगाना, उसे उसकी इंटेलेक्चुअल नींद से जगाना। अगोरा उनका पसंदीदा हंटिंग ग्राउंड था। वो किसी के पास जाते थे, कोई जनरल, कोई पोएट, कोई पॉलिटिशियन। बातचीत तो बड़ी इनोसेंटली शुरू होती थी, फिर सॉक्रेटिस के सवाल शुरू होते थे। प्रोबिंग, परसिस्टेंट, अनकंफर्टेबल, उनके कॉन्फिडेंट दावों में दरारें दिखाते हुए। सॉक्रेटिस ने एक गजब का क्लेम किया था कि वो बस एक ही चीज यकीनन जानते थे, कि वो कुछ नहीं जानते। ये सोक्रेटिक मेथड आखिर था क्या? ये एक ऐसा टूल था जो बुद्धिमान लोगों को भी फूलिश महसूस करा सकता था। ये बातचीत का एक डायनामिक तरीका था, लोगों के बीच एक कोऑपरेटिव, आर्गुमेंटेटिव मम एक्सचेंज। सॉक्रेटिस आमतौर पर एक बहुत ही सिंपल से दिखने वाले सवाल से शुरुआत करते थे। शायद धर्मपरायणता क्या है या न्याय क्या है? ग्रुप में से कोई जो अक्सर कॉन्फिडेंट होता था एक डेफिनेशन देता था। सॉक्रेटिस बहुत ध्यान से सुनते थे, नॉडिंग। फिर एक माहिर सर्जन की तरह वो उसकी चीर फाड़ शुरू करते थे और सवालों के साथ हर नया सवाल बहुत सोच समझकर बनाया जाता था। पहले जवाब को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ, उसकी छुपी हुई असम्पशंस को सामने लाने के लिए, उसके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को। वो जिससे बात कर रहे होते थे उसे लॉजिक के रास्ते पर ले जाते थे। अक्सर उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देते थे जहां वो कंफ्यूज हो जाते थे, एक इम्पास, एक ऐसी जगह जहां बात अटक जाए। इस हालत को अपोरिया कहते हैं। ये एहसास कि उनका शुरुआती यकीन बस एक इल्यूजन था। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता था, शर्मिंदा करने वाला भी। सच्चाई की रोशनी जब पहली बार दिखती है तो चौंधिया सकती है। वो कंफर्टेबल परछाइयों को बेहतर महसूस करा सकती है। ये प्रोसेस इसलिए नहीं था कि सॉक्रेटिस खुद को ज्यादा स्मार्ट साबित करें। ये सिर्फ जीतने के लिए डिबेट्स जीतना नहीं था। ये एक शेयर्ड एक्सप्लोरेशन थी, गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आपसी तलाश। एथेंस शहर अपनी सारी इंटेलेक्चुअल हलचल के बावजूद उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। इन डांस जैसी मक्खियों, परेशान करने वालों को सहने की उसकी टॉलरेंस असीमित नहीं थी। एथेंस ने हाल ही में पेलोपोनेशियन वॉर झेला था। पॉलिटिकल अस्थिरता, व्यवस्था और कन्फॉर्मिटी की चाहत बढ़ने लगी थी। सॉक्रेटिस जो लगातार अथॉरिटी और परंपराओं पर सवाल उठाते थे और कंफर्टेबल बिलीफ्स में खलल डालते थे, एक आसान टारगेट बन गए। शायद गहरी एंजाइटीज के लिए एक बलि का बकरा। उनके लिए इंटेलेक्चुअल माहौल ठंडा पड़ने लगा। उनके खिलाफ कानाफूसी तेज होने लगी। ऑफिशियल चार्जेस गंभीर थे। दो मुख्य एक्यूजेशंस। फर्स्ट, एथेंस के यूथ को करप्ट करना, युवाओं को ट्रेडिशनल वैल्यूज से दूर करना, उन्हें अपने एल्डर्स पर सवाल उठाने के लिए युक्साना। सेकंड, इम्पाइटी, अधार्मिकता, राज्य जिन गॉड्स को मानता था उनमें विश्वास न करना।
और कुछ लोगों का क्लेम था कि नए अनऑथराइज्ड डिविनिटीज को लाना। सोक्रेटिस का ट्रायल 399 बीसी में एक ड्रामेटिक अफेयर था। वो एक बहुत बड़ी जूरी के सामने खड़े थे, सैकड़ों उनके अपने फेलो सिटीजन्स। वो गिड़गिड़ाने वाले इंसान नहीं थे या फ्लैटर करने वाले, वो सिंपैथी के लिए अपील कर सकते थे। उन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने फिलॉसफी और एथेंस के लिए अपनी सर्विस का बचाव किया। सजा सुनाई गई, मौत। तरीका हेमलॉक का जहरीला काढ़ा पीना, एंशिएंट एथेंस में एग्जीक्यूशन का एक कॉमन तरीका। सोक्रेटिस के फ्रेंड्स बहुत डिस्ट्रॉट थे, हार्ट ब्रोकन। उन्होंने फॉरेन प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। एक एस्केप रूट फीजिबल था, गार्ड्स को रिश्वत दी जा सकती थी, एग्जाइल एक रियल पॉसिबिलिटी थी। वो चुपके से निकल सकते थे, अपनी बाकी जिंदगी किसी और शहर में गुजार सकते थे, अपने फिलोसॉफिकल डिस्कशंस जारी रखने के लिए फ्री। लेकिन सोक्रेटिस ने इसकी एक न सुनी। उन्होंने जिंदगी के इस चांस को क्यों ठुकरा दिया? उनके रीजंस उनकी फिलॉसफी में गहरे रूटेड थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एथेनियन सिटीजन के तौर पर बिताई थी। उन्होंने शहर के लॉज का पालन किया था, उसके स्ट्रक्चर से बेनिफिट उठाया था। अब फ्ली करना, एक लीगल वर्डिक्ट को डिसोबे करना, चाहे वो उन्हें कितना भी अनजस्ट लगे, अपने ही प्रिंसिपल्स के साथ धोखा होता। ये खुद लॉज के खिलाफ एक इनजस्टिस होता। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखना चुना। उन्होंने पर्सनल सर्वाइवल के बजाय फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी को चुना। एक रिमार्केबल और कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाला डिसीजन। उनका फाइनल डे डर या रिग्रेट में नहीं बीता, बल्कि उन्होंने वो किया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ काम रीजन डिस्कशन। क्या सोक्रेटिस वाकई उस दिन एथेंस में पेरिश हो गए? उनका फिजिकल बॉडी, हां, वो हेमलॉक के आगे हार गया, लेकिन उनकी स्पिरिट, उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज, वो तो बस समय के पार अपना जर्नी शुरू कर रहे थे। उनकी एग्जीक्यूशन, जिसे उन्होंने इतनी काल्म डिग्निटी से स्वीकार किया, उसने एथेंस और उससे भी आगे तक शॉकवेव्स भेज दी। इसने एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर को फ्री थॉट के लिए मार्टर बना दिया, इग्नोरेंट पावर के सामने इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का सिंबल। जल्द ही उन पर आरोप लगाने वाले गुमनामी में खो गए, जबकि सोक्रेटिस की विजडम दुनिया को इल्यूमिनेट करने लगी। उनके सबसे डिवोटेड स्टूडेंट प्लेटो ने उन्हें इमॉर्टलाइजर बना दिया। प्लेटो के ब्रिलियंट डायलॉग्स के जरिए सोक्रेटिस आज भी हमसे बात करते हैं। उनका मेथड, उनके रिलेंटलेस सवाल, एक एग्जामिन्ड लाइफ के लिए उनका अनवेवरिंग डेडिकेशन, ये डायलॉग्स वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गए। प्लेटो ने बदले में एरिस्टोटल को पढ़ाया, और एरिस्टोटल के आइडियाज ने सदियों तक सोच को शेप दिया। इमेजिन कीजिए, इंटेलेक्चुअल फायर की एक डायरेक्ट विरासत, सोक्रेटिस से प्लेटो तक, प्लेटो से एरिस्टोटल तक, और फिर बाहर की ओर फैलती हुई, काउंटलेस माइंड्स को छूती हुई, सिविलाइजेशंस को रीशेप करती हुई। ये सब उसे एक इंसान से जिसने क्लेम किया था कि वो कुछ नहीं जानता। सोक्रेटिस ने अपने लिखे हुए कोई वर्ड्स पीछे नहीं छोड़े। उनके लाइफ टाइम में उनके नाम पर कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं बने, फिर भी उनकी आवाज, उनके प्रोबिंग सवाल 2000 साल से भी ज्यादा समय से रेजोनेट कर रहे हैं।